और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और यह है वीडियो नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियो किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 4.2 जिसका नाम है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो इसके पहले हमने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, क्यों होना चाहिए और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए ही किया जा रहा है। और इस टॉपिक में हम एक तरीके से पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में कि आखिर इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारे इलेक्शन का जो सिस्टम है वो कैसा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल पूछा गया है, कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया में होने वाले इलेक्शन डेमोक्रेटिक है? तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए कि आखिर इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, हमें ये समझना होगा कि आखिर इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे हैं। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा जिसे कि हम असेंबली भी कहते हैं, इनको रेगुलरली इनके इलेक्शंस 5 साल के अंतराल पर होते हैं। यानी कि हर एक 5 साल के बाद जितने भी लीडर्स चुने गए हैं, यानी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो अब रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह जाते हैं। और जो लोकसभा होता है या फिर विधानसभा होता है, इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि इनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। और इसके बाद इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं सभी कंस्टिट्यूएंसीज़ में एक साथ एक ही समय में, और या तो एक दिन में या फिर कुछ दिनों के अंतराल पर। जैसे कि आप देखते होंगे कि विधानसभा का इलेक्शन होता है या लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो आप देखते हैं कि कई चरणों में इलेक्शन होता है। पहले कुछ कंस्टिट्यूएंसीज़ पर इलेक्शन हुए, उसके बाद दूसरे चरण में कुछ कंस्टिट्यूएंसीज़ पर, तीसरे चरण में कुछ कंस्टिट्यूएंसीज़ पर, इस तरीके से। और दिस इज़ अ जनरल इलेक्शन, ये एक जनरल इलेक्शन होता है। कभी कभार जो इलेक्शन होते हैं वो आपके एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए होते हैं, सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, जब या तो जब वो जो कंस्टिट्यूएंसी है उसकी सीट खाली हो जाती है, या तो वहाँ के लीडर के डेथ की वजह से या फिर मेंबर के रेजिग्नेशन की वजह से। और इस चीज़ को हम कहते हैं बाई इलेक्शन। तो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बाई इलेक्शंस हुए थे, आंध्र प्रदेश में बाई इलेक्शंस हुए थे, गोवा में बाई इलेक्शंस हुए थे। तो उसके अपने अपने कुछ रीजंस थे, कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया था, कुछ लोगों ने दूसरी चीज़ की थी जिसकी वजह से वहाँ पर बाई इलेक्शंस किए गए थे। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जनरल इलेक्शंस को, और जनरल इलेक्शन पर ही फोकस हम करेंगे और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंदर पहला हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, यानी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज जो है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आपने पहले हरियाणा के बारे में पढ़ा, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने देखा था टॉपिक नंबर 1 4.1, उसमें हमने हरियाणा का देखा था कि वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने 90 MLAs के लिए वोट दिया था, 90 MLAs को चुना था। और आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा किया। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि आखिर इलेक्शंस कैसे होते हैं, उन लीडर्स कैसे चुना जाता है। तो क्या हरियाणा में सभी लोगों ने 90 MLAs के लिए वोट दिया था? नहीं। आपको पता है कि ऐसा नहीं होता है। हमारे कंट्री में हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसमें एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हम किसी भी पार्टी से या फिर किसी भी दल से या फिर किसी भी और व्यक्ति को एक स्पेसिफिक एरिया के रिप्रेजेंटेशन के लिए ही चुनते हैं। और इसके लिए जो हमारा देश है, हमारा कंट्री है, उसको कई सारे एरियाज़ में डिवाइड किया गया है ताकि इलेक्शंस को कराया जा सके। और जो वहाँ का लीडर होता है, जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को देश के पार्लियामेंट तक पहुँचाने तक का या फिर देश जो राज्य है उसके विधानसभा तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उसके पास होती है। और इसके बाद जो वोटर्स उस इलाके में रहते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को। तो देखिए, ये हमारा बेसिक सिस्टम है कि हमारा देश जो है वो कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और वहाँ के लोकल जो वोटर्स हैं वो लोकल लीडर को चुनते हैं, वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को विधानसभा तक पहुँचाने के लिए या फिर देश की जो पार्लियामेंट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए जो हमारा देश है वो 543 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें कि हम कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और ये टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं एक स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी से, तो उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं या फिर MP कहते हैं। तो देखिए, एक जो फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कि जहाँ पर जो सभी वोट हैं उनका इक्वल वैल्यू होना चाहिए। और इसी वजह से जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभी जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो लगभग इक्वल होना चाहिए, लगभग माने एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज डिवाइड किए गए हैं वो एरिया के हिसाब से डिवाइड नहीं किए गए हैं, वो आपके पॉपुलेशन के हिसाब से किए गए हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि यूपी जो है वहाँ पर 80 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 2 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। उसका रीज़न यह है कि एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए करीब 20 से 25 लाख की जनसंख्या देखी जाती है। तो उस हिसाब से जो
यूपी है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है। तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश का जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है आपका यूपी के कंस्टिट्यूएंसी के मुकाबले। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड किया जाता है जिन्हें कि हम असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं। इस केस में इस कंडीशन में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन्हें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या फिर एमएलए कहते हैं। और हर एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इलाके में भी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज होगी तो वो बहुत ही बड़ी होगी, यानी कि जो लोकसभा का आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बहुत सारे विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलाकर बना होगा, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर करीब 2, 3, 4, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा का क्षेत्र है वो बड़ा होता है विधानसभा के क्षेत्र के मुकाबले। और इसी तरीके से जो हमारा पंचायत या फिर म्युनिसिपल इलेक्शंस होता है वो भी इसी तरीके से होता है। और इसके लिए हर एक गाँव जो होता है या फिर टाउन होता है, शहर, उसको डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे वार्ड्स में जो कि एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में काम करते हैं। हर एक वार्ड जो होता है वो अपने एक मेंबर को एक लीडर के रूप में चुनता है अपने गांव के लिए, या फिर अर्बन जो लोकल बॉडी है, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत, इसके लिए। कभी कभी इन कंस्टिट्यूएंसीज को सीट्स के रूप में भी काउंट किया जाता है और इस कंस्टिट्यूएंसी जो है वो एक सीट रिप्रेजेंट करती है असेंबली के अंदर। तो शुरुआत में जब हमने बात की थी 4.1 टॉपिक में तो वहाँ पर हमने देखा था कि लोकदल जो था उसने 60 सीटें जीती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकदल पार्टी थी उसके 60 कंस्टिट्यूएंसीज में उसने 60 कंस्टिट्यूएंसीज में उसके लीडर्स चुने गए, जीते थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेट असेंबली है उसमें 60 एमएलएस थे लोकदल के पास, यानी कि 60 लोकदल के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में जीत कर आए थे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने ऊपर बात की थी कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो देखिए हमारा ये जो येलो है ये कर्नाटक का गुलबर्ग लोकसभा क्षेत्र है और कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, इसका सॉरी गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। तो देख सकते हैं गुलबर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितने सारे विधानसभा क्षेत्र है, पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, इतने सारे विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोकसभा का क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है आपके विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले। इसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश के सभी सिटीजन को ये अधिकार देता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट हो सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव को अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें ये परेशानी थी या फिर उन्हें ये चिंता थी कि जो अगर हम ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन रखें तो वहाँ पर जो वीकर सेक्शन है वो उसके पास इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा या फिर चांस नहीं होगा कि वो लोकसभा में इलेक्ट हो सके या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्ट हो सके। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन सोसाइटीज़ के पास, यानी सोसाइटी के जो वो तबके हैं, कमज़ोर तबके, उनके पास उतने रिसोर्सेज ना हो, उनके पास एजुकेशन ना हो, उनके पास कॉन्टैक्ट ना हो चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरे लोगों के खिलाफ वो चुनाव लड़ने नहीं पाए। उसका रीज़न ये भी है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या फिर रिसोर्सफुल लोग हैं वो उन लोगों को एक तरीके से रोक सकते हैं चुनाव जीतने से और चुनाव लड़ने में भी उनके बाधा डाल सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो जो हमारा पार्लियामेंट है और असेंबली है उसमें जो कमज़ोर तबका है, यानी सोसाइटी का जो कमज़ोर तबका है जो आज तक दबा हुआ रहा है, वो एक तरीके से उनके वॉइस को उतना बल नहीं मिल पाएगा, उतनी मजबूती नहीं मिल पाएगी। और इस तरीके से जो हमारा डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी एक तरीके से उतना मजबूत नहीं हो पाएगा और बहुत ही कम डेमोक्रेटिक हमारा सोसाइटी बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बनाया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का, जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस थे उनके लिए। तो देखिए कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थे उनको रिजर्व कर दिया गया उन लोगों के लिए जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, यानी कि SC सोसाइटी से या फिर शेड्यूल ट्राइब से। तो जो SC रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है उसमें वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और शेड्यूल कास्ट का एक मेंबर है। और इसी तरीके से अगर शेड्यूल ट्राइब जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर एक शेड्यूल ट्राइब का मेंबर ही चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है।
और आज अगर हम बात करें तो करेंटली लोकसभा के इलेक्शंस के लिए 79 सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए और 41 सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और ये जो नंबर है यानी कि 79 और 41, ये जो नंबर इस बात को ध्यान में रख कर किया गया है कि पॉपुलेशन में इन सोसाइटीज़ का प्रोपोर्शन कितना है, यानी आबादी में कितनी प्रतिशत इनकी आबादी है, इस हिसाब से ही इन सीट्स को रिजर्व किया गया है। और इसलिए ये बात कोई नहीं कह सकता कि ये जो रिजर्वेशन के लिए ये जो रिजर्वेशन किया गया है ये किसी और सोसाइटी के हक को छीन रहे, नहीं, इनकी आबादी उस हिसाब से है और उनका इस चीज़ की वजह से उनको रिप्रेजेंटेशन इतना मिला है। तो इस वजह से जो रिजर्व सीट है एससी के लिए या फिर एसटी के लिए वो किसी और सोसाइटी के तबके के हक को नहीं छीन रहे हैं। तो देखिए ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया दूसरे वीकर सेक्शंस के लिए डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर। बहुत सारे स्टेट्स में जो रूरल पंचायत इलेक्शंस हैं या फिर जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उसमें मैं ऊपर कर देता हूँ, उसमें जो लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शन होते हैं वहाँ पर ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। और ये जो प्रोपोर्शन है सीट्स को, ये हर एक स्टेट में आपको अलग अलग मिलेगा, कुछ स्टेट में ज़्यादा है, कुछ स्टेट में कम है। और इसी तरीके से 1/3 जो सीट है उसको रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज है उनका एक अपना योगदान है, अपना यूज़ है डेमोक्रेसी को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक वोटर लिस्ट के बारे में।